साल पहले 27 मार्च के दिन उसे जो सब कुछ प्यारा था उसने वो सब खो दिया था। बताओ किसने किया ये सब? रणतुंगा! मुझे 14 सालों की सजा होती है, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन नहीं, हालात सुधरने की जगह और भी बिगड़ चुके हैं। ये रणतुंगा की लंका है। यहाँ पे रास्ता किलोमीटर में नहीं, बिछी हुई लाशों में नापा जाता है। अब लगता है कानून कुछ भी नहीं कर सकेगा। सब इन गुंडों के साथ मिले हुए हैं। इसका मतलब अब मुझे इस परेशानी को जड़ से खत्म करना होगा। सॉरी बोल। अबे हवा आने दे, चल हट। कौन है बे तू? जान की कीमत जानकर भी जान को जोखिम में डालने वाला। यह कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसने अपने हक की लड़ाई अपनी जमीन के लिए नहीं, अपनी इज्जत के लिए लड़ी। ये 2.5 किलो के हाथ की ताकत पूरा नॉर्थ देख चुका है, अब साउथ देखेगा। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, सबसे पंगा लेना, पर एक जाट से पंगा मत लेना, क्योंकि अगर एक जाट अपनी पर आ गया ना तो फिर वो खुदा की भी नहीं सुनता। लेकिन तुमने तो सिर्फ जाट से पंगा ही नहीं लिया, एक जाट की फैमिली को बीच में ले आए हो। तो अब सोच लो कि ये जाट तुम्हारा क्या हाल करेगा। ये कहानी है उस जाट की जो सिर झुका नहीं सकता। इनका सीना चीरकर जब खेत उगाए जाते हैं, वही हाथ जब बंदूक उठाते हैं तो तख्त और ताज दोनों हिल जाते हैं। कौन है ये? आया कहां से? और तेरे पीछे क्यों लगा है? शैतान है क्या? नहीं, शैतान नहीं। तो भगवान है। मैं जाट हूं। जाट अपनी मिट्टी की कसम खाता है। अब उसकी हर सांस में इनकलाब की आग जलती है और उस आग में दुश्मन का घमंड जलकर राख हो जाता है। सर कटने के बाद भी हाथ हथियार नहीं छोड़ता। सॉरी बोल।
सूरज की तपती गर्मी में दूर दूर तक फैले हरियाणा के खेतों के बीच एक घोड़ा सरपट दौड़ता चला आ रहा था। गर्दन ताने, माथे पर पगड़ी बांधे, कुर्ता पायजामा पहने एक रौबदार आदमी उस घोड़े पर सवार था। उसकी आंखों में आंधी जैसी तीव्रता थी और चाल में ऐसी धमक कि धरती भी कांप उठे। यही था जगत सिंह, जिसे गांव वाले प्यार से जाट कहते थे, लेकिन दुश्मन उसे नाम से नहीं डर से पहचानते थे। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो खुद मिट गया, लेकिन अपनी मिट्टी की इज्जत को मिटने नहीं दिया। बचपन से ही जगत सिंह में एक अलग ही आग थी। बाकी बच्चों की तरह वो सिर्फ खेलता नहीं था, वो हर बात पर सवाल उठाता था। क्यों साहूकार हमारी फसलें छीनते हैं? क्यों हर बार हम ही झुकते हैं? उसकी माँ हमेशा कहती थी, तू बड़ा होकर कुछ बड़ा करेगा बेटा, लेकिन ध्यान रखना, सच्चाई के रास्ते पर कांटे बहुत होते हैं। और जगत ने ये बात दिल पर ले ली थी। जवान होते होते वह सिर्फ एक अच्छा पहलवान ही नहीं बना, बल्कि अपने गांव का नेता बन गया। वो नेता जो कुर्सियों पर नहीं, कंधों पर बैठाया गया। गांव में जब भी अन्याय होता, लोग कहते, जाट को बुलाओ, और जाट आता, इंसाफ लेकर आता। चाहे वो किसी लड़की को छेड़ने वाला गुंडा हो या किसानों की जमीन हड़पने वाला जमींदार, जगत सिंह ने कभी डरना नहीं सीखा। लेकिन असली कहानी तब शुरू होती है जब शहर से कुछ लोग गांव में आते हैं, सूट बूट में, बड़ी बड़ी गाड़ियों में। वो गांव की जमीन खरीदना चाहते हैं। कहते हैं कि यहाँ फैक्ट्री बनेगी, तरक्की आएगी, रोजगार आएंगे। कुछ गांव वाले बहक भी जाते हैं, लेकिन जगत को उनकी आंखों में सिर्फ लालच नहीं दिखता, चालाकी भी दिखती है। उसे समझ में आ जाता है कि ये सब सिर्फ दिखावा है, असली मंशा तो गांव की जड़ों को उखाड़ने की है। वो इन लोगों का विरोध करता है, लेकिन उसके सामने सिर्फ जमीन नहीं, अब राजनीति भी खड़ी हो जाती है। विधायक, अफसर और यहाँ तक कि कुछ गांव के लोग भी उसे गद्दार कहने लगते हैं। उसकी छवि को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। उसे झूठे केस में फंसाया जाता है, लेकिन वो फिर भी पीछे नहीं हटता। कहता है, जिस दिन ये मिट्टी बिक जाएगी, उस दिन ये मर्द भी मर जाएगा। एक रात जब जगत सिंह अकेले खेतों में निगरानी कर रहा होता है, तब कुछ गुंडे उस पर हमला कर देते हैं। उसे बुरी तरह घायल किया जाता है, लेकिन वो मरता नहीं। अगले दिन पूरा गांव जब उसकी हालत देखता है तो गुस्से से फट पड़ता है। बुजुर्ग हों या बच्चे, सब सड़कों पर उतर आते हैं। गांव में एक नई आग जल चुकी होती है। ये सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं रही, अब ये अस्मिता की लड़ाई बन चुकी थी। जगत सिंह अस्पताल के बिस्तर से भी अपना आंदोलन चलाता है। मीडिया अब उसकी बहादुरी की कहानियां दिखाने लगती है। देश भर से समर्थन आता है। किसान संगठनों से लेकर स्टूडेंट्स यूनियन तक सब उसके साथ खड़े हो जाते हैं। उसका गांव अब आंदोलन का केंद्र बन चुका होता है। सरकार डरती है, अधिकारी थरथराने लगते हैं, मगर राजनीति इतनी आसानी से झुकने वाली नहीं होती। सरकार गांव में कर्फ्यू लगवा देती है, इंटरनेट बंद हो जाता है, आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज होता है, आंसू गैस छोड़ी जाती है, लेकिन गांव वाले डटे रहते हैं। फिर एक दिन जगत सिंह खुद व्हील चेयर में बैठकर गांव के चौपाल पर आता है। उसके शरीर में अब भी जख्म है, लेकिन आवाज में वही पुराना जोश है। कहता है, तुम हमें तोड़ सकते हो, लेकिन मिटा नहीं सकते। हमारी मिट्टी में इतनी ताकत है कि हर बार एक नया जाट पैदा होगा। इस भाषण के बाद आंदोलन और तेज हो जाता है। आखिरकार सरकार झुकती है। जमीन अधिग्रहण का फैसला वापस लिया जाता है। कंपनी भाग जाती है, अफसर सस्पेंड होते हैं और जगत सिंह, जिसे लोग अब जाट मसीहा कहने लगते हैं, फिर से अपने खेतों में लौट आता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब वो युवाओं को सिखाता है तकनीक से खेती कैसे की जाए, मार्केटिंग कैसे हो, अपने हक की लड़ाई कैसे लड़ी जाए। वो कहता है, केवल विरोध से नहीं, निर्माण से भी क्रांति होती है। उसकी कहानी अब किताबों में पढ़ाई जाती है, लेकिन असली सम्मान तब होता है जब उसका पोता कहता है, दादा मैं भी जाट बनना चाहता हूँ। जगत सिंह मुस्कुराता है, मिट्टी की एक मुट्ठी उठाकर अपने पोते को देता है और कहता है, जब तक ये मिट्टी तेरे हाथ में रहेगी, तू भी अपराजय रहेगा। और तभी सूरज की आखिरी किरण उस बुजुर्ग चेहरे पर पड़ती है, जो आज भी उतना ही चमकता है जितना कभी उसका जोश हुआ करता था। क्योंकि वो सिर्फ एक इंसान नहीं था, वो एक विचार था, अडिग, अचल और अजेय। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस कहानी को और आगे बढ़ाऊं, उसके पोते की यात्रा दिखाऊं? साल गुजरते गए, पर जगत सिंह की सोच और उसके संघर्ष की गूंज केवल हरियाणा ही नहीं, पूरे देश में सुनाई देने लगी। उसका गांव अब एक मिसाल बन चुका था, जहां किसान सिर्फ हल नहीं चलाते थे, बल्कि तकनीक से लेकर कारोबार तक की समझ रखते थे। हर कोई जानता था कि इस गांव में बदलाव सिर्फ किसी सरकारी योजना से नहीं आया,
बल्कि एक आदमी की जिद, जुनून और मिट्टी से प्यार की वजह से आया है। जगत सिंह के पोते आर्यन को बचपन से ही अपने दादा की आंखों में चमक दिखाई देती थी, लेकिन अब जब वो बड़ा हो चुका था, उसने उन कहानियों को जीना शुरू कर दिया था जिन्हें वो सिर्फ सुनता आया था। आर्यन ने नई पीढ़ी के साथ मिलकर एक डिजिटल किसान मंच तैयार किया, जो न केवल किसानों को मंडी से जोड़ता था, बल्कि उन्हें फसल से जुड़ी जानकारी, मौसम का पूर्वानुमान और सही बाजार दरें भी दिखाता था। गांव के बुजुर्ग पहले तो इन चीजों से हिचकिचाए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि किस तरह उनकी उपज अब दिल्ली और मुंबई तक के ग्राहक ऑनलाइन खरीद रहे हैं, तो उनके चेहरे पर गर्व और संतोष की रेखाएं उभर आईं। पर जैसे जैसे तरक्की होती गई, वैसी ही बड़ी कंपनियों की नजरें फिर से इस समृद्ध गांव पर टिकने लगीं। अब वे पहले जैसे नहीं थीं, उन्होंने अपने तरीके बदल लिए थे। अब वे सीधे जमीन पर कब्जा नहीं करती थीं, बल्कि स्मार्ट एग्रीकल्चर के नाम पर छोटे किसानों को अपने सिस्टम में शामिल करती थीं, फिर धीरे धीरे उन्हें आर्थिक रूप से अपने ऊपर निर्भर बना देती थीं। आर्यन ने जब ये बदलाव महसूस किए, तो उसने तुरंत मोर्चा संभाला। वो गांव-गांव जाकर लोगों को समझाने लगा कि किस तरह ये कंपनियां पहले मदद का हाथ बढ़ाती हैं और फिर उसी हाथ से तुम्हारे हिस्से की जमीन छीन लेती हैं। कुछ लोग इस बात को समझते, कुछ नहीं। आर्यन के लिए ये लड़ाई आसान नहीं थी, क्योंकि अब दुश्मन सिर्फ बाहर से नहीं था। अब कई लोग गांव के अंदर भी थे, जो लालच में आकर अपने ही लोगों के खिलाफ हो चुके थे। इसी दौरान सरकार ने एक नया बिल पास किया, जिसमें कृषि भूमि को इंडस्ट्रियल जोन में बदलने की अनुमति मिलती थी। यह खबर सुनते ही गांव में उथल-पुथल मच गई। बहुत से लोगों को लगा कि यह विकास का रास्ता है, लेकिन आर्यन ने साफ देखा कि यह वही पुरानी चाल है, जिसे बस नए नाम से परोसा जा रहा है। उसने एक महापंचायत बुलाई, जहां पूरे जिले के लोग इकट्ठा हुए। उसने वहां खड़े होकर कहा, विकास का मतलब यह नहीं कि हमारी पहचान मिटा दी जाए। हम टेक्नोलॉजी लाएंगे, हम बाजार में मुकाबला करेंगे, लेकिन अपनी जमीन, अपनी जड़ें, अपनी मिट्टी को नहीं छोड़ेंगे। अगर तुम्हें लगता है कि किसान सिर्फ वोट बैंक हैं, तो याद रखो, जब किसान उठते हैं तो तख्त पलट देते हैं। उस भाषण का असर इतना गहरा हुआ कि हजारों की भीड़ अगले ही दिन जिला मुख्यालय पहुंच गई। सोशल मीडिया पर जमीन से जिंदगी ट्रेंड करने लगा। आर्यन की आवाज अब शहरों तक गूंजने लगी थी। विश्वविद्यालयों में उसके विचार पढ़ाए जाने लगे। विदेशी मीडिया उसके गांव की कहानी कवर करने लगी। एक दिन एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी ने आर्यन को प्रस्ताव भेजा। वे चाहते थे कि आर्यन उनकी कंपनी का एग्रीकल्चर ब्रांड एम्बेसडर बने। बदले में वे करोड़ों रुपए और ग्लोबल पहचान देने को तैयार थे। गांव वाले भी चकित थे कि क्या आर्यन मना कर पाएगा, पर उसने जो किया वो इतिहास बन गया। आर्यन ने कैमरे के सामने वो चिट्ठी जलाई और कहा, जो पहचान मेरे दादा ने लहू से बनाई, उसे मैं किसी चांदी के सिक्के से नहीं बेचूंगा। उस पल जैसे पूरा देश ठहर गया। उस एक फैसले ने साफ कर दिया कि जाट की रगों में सिर्फ खून नहीं, इज्जत भी दौड़ती है। आर्यन अब केवल अपने गांव का नहीं, पूरे देश के युवाओं का रोल मॉडल बन चुका था। वह कहता था, देश बदलने के लिए तुम्हें संसद में नहीं जाना, खेत से ही क्रांति शुरू होती है। उसकी यह सोच अब नई पीढ़ी में उम्मीद की तरह फैल चुकी थी। उसके आंदोलन ने एक नई दिशा पकड़ी। अब लड़ाई केवल जमीन की नहीं, किसानों की शिक्षा, स्वास्थ्य और डिजिटल सशक्तिकरण की हो चुकी थी। उसने हर गांव में एक ज्ञान केंद्र शुरू किया, जहां किसान और उनके बच्चे मिलकर पढ़ाई करते, तकनीक सीखते और आत्मनिर्भर बनते। वक्त बीतता गया और एक दिन आर्यन भी अपने दादा की तरह वृद्ध हो गया, पर उसके भीतर का जुनून अब भी जिंदा था। वो जब कभी खेतों में अकेला घूमता तो खुद से बुदबुदाता, जग्गा दादा सही कहते थे, मिट्टी कभी धोखा नहीं देती, बस हमें उसे समझना होता है। एक शाम जब आर्यन अपने खेत के बीच बैठा था, एक नन्हा बच्चा उसके पास आया। उसकी आंखों में वही जिद, वही चमक थी। उसने पूछा, दादा, क्या मैं भी जाट बन सकता हूँ? आर्यन ने हल्की मुस्कुराहट के साथ उसकी हथेली में थोड़ी सी मिट्टी रखी और कहा, जब तक ये तेरे हाथ में रहेगी, तू भी झुकेगा नहीं। उस बच्चे की आंखों में अब एक सपना था, और यही सपना था उस कहानी का, जो कभी जगत सिंह से शुरू हुई थी और शायद कभी खत्म नहीं होगी। अगर आप चाहें तो हम इस बच्चे की कहानी से एक नई पीढ़ी का अध्याय शुरू कर सकते हैं। उस बच्चे का नाम था वीर। उम्र बस 8 साल की, मगर आंखों में गहराई ऐसी कि कोई भी उसकी मासूमियत के पीछे छुपी गंभीरता को महसूस कर सकता था। उसने मिट्टी की वो छोटी सी मुट्ठी इतनी कसकर पकड़ी थी जैसे उसमें उसका भविष्य बंधा हो। वीर हर रोज आर्यन के साथ खेतों में जाता,
गायों को चारा डालता, ट्रैक्टर की आवाज में अपनी खिलखिलाहट घोल देता और दादा से हर रोज नए सवाल पूछता। पानी की बूंद जमीन में कैसे जाती है? फसलें क्यों मुस्कुराती हैं बारिश में? हमारे गांव के लोग इतनी मेहनत क्यों करते हैं? आर्यन हर सवाल का जवाब सिर्फ शब्दों से नहीं, अनुभव से देता। वह वीर को बताता कि किस तरह मिट्टी सिर्फ रोटी नहीं, पहचान भी देती है। वो उसे अपने दादा जगत सिंह की कहानियां फिर से सुनाता, लेकिन इस बार वो कहानियां वीर की नसों में उतरती जा रही थीं। वीर अब सिर्फ खेतों में खेलने वाला बच्चा नहीं रहा था, वो एक विचार बन रहा था जो धीरे धीरे पनप रहा था, एक नई क्रांति की उम्मीद। समय बीतता गया, गांव में अब स्कूल भी था, डिजिटल क्लासरूम भी, लेकिन वीर की असली शिक्षा अब भी खेतों में ही होती थी। उसने विज्ञान सीखा, तकनीक सीखी, पर सबसे बड़ी चीज जो उसने सीखी वो थी अपनी जमीन के साथ रिश्ता निभाना। स्कूल में जब बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर या पायलट बनने के सपने देखते, वीर कहता, मैं किसान बनूंगा, लेकिन ऐसा किसान जो खुद भी सीखे और दूसरों को भी सिखाए। वीर की उम्र जैसे जैसे बढ़ी, उसकी सोच भी परिपक्व होती गई। उसने कृषि विज्ञान में दाखिला लिया, लेकिन साथ ही गांव के बच्चों को पढ़ाने के लिए एक छोटी सी लाइब्रेरी शुरू की। वह कहता, हम किताबें पढ़ेंगे, लेकिन जड़ें जमीन में ही रखेंगे। आर्यन उसे देखता और उसकी आंखें भर आती। उसे लगता जैसे उसने अपनी सोच किसी को सौंप दी हो, जो अब उसे और आगे ले जाएगा। एक दिन सरकार ने एक नई योजना निकाली। सूरज की तपती गर्मी में दूर दूर तक फैले हरियाणा के खेतों के बीच एक घोड़ा सरपट दौड़ता चला आ रहा था। गर्दन ताने, माथे पर पगड़ी बांधे, कुर्ता पायजामा पहने एक रौबदार आदमी उस घोड़े पर सवार था। उसकी आंखों में आंधी जैसी तीव्रता थी और चाल में ऐसी धमक कि धरती भी कांप उठे। यही था जगत सिंह, जिसे गांव वाले प्यार से जाट कहते थे, लेकिन दुश्मन उसे नाम से नहीं, डर से पहचानते थे। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो खुद मिट गया, लेकिन अपनी मिट्टी की इज्जत को मिटने नहीं दिया। बचपन से ही जगत सिंह में एक अलग ही आग थी। बाकी बच्चों की तरह वो सिर्फ खेलता नहीं था, वो हर बात पर सवाल उठाता था। क्यों साहूकार हमारी फसलें छीनते हैं? क्यों हर बार हम ही झुकते हैं? उसकी माँ हमेशा कहती थी, तू बड़ा होकर कुछ बड़ा करेगा बेटा, लेकिन ध्यान रखना, सच्चाई के रास्ते पर कांटे बहुत होते हैं। और जगत ने ये बात दिल पर ले ली थी। जवान होते होते वह सिर्फ एक अच्छा पहलवान ही नहीं बना, बल्कि अपने गांव का नेता बन गया। वो नेता जो कुर्सियों पर नहीं, कंधों पर बैठाया गया। गांव में जब भी अन्याय होता, लोग कहते, जाट को बुलाओ, और जाट आता, इंसाफ लेकर आता। चाहे वो किसी लड़की को छेड़ने वाला गुंडा हो या किसानों की जमीन हड़पने वाला जमींदार, जगत सिंह ने कभी डरना नहीं सीखा। लेकिन असली कहानी तब शुरू होती है जब शहर से कुछ लोग गांव में आते हैं, सूट बूट में, बड़ी बड़ी गाड़ियों में। वो गांव की जमीन खरीदना चाहते हैं, कहते हैं कि यहाँ फैक्ट्री बनेगी, तरक्की आएगी, रोजगार आएंगे। कुछ गांव वाले बहक भी जाते हैं, लेकिन जगत को उनकी आंखों में सिर्फ लालच नहीं दिखता, चालाकी भी दिखती है। उसे समझ में आ जाता है कि ये सब सिर्फ दिखावा है, असली मंशा तो गांव की जड़ों को उखाड़ने की है। वो इन लोगों का विरोध करता है, लेकिन उसके सामने सिर्फ जमीन नहीं, अब राजनीति भी खड़ी हो जाती है। विधायक, अफसर और यहाँ तक कि कुछ गांव के लोग भी उसे गद्दार कहने लगते हैं। उसकी छवि को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। उसे झूठे केस में फंसाया जाता है, लेकिन वो फिर भी पीछे नहीं हटता। कहता है, जिस दिन ये मिट्टी बिक जाएगी, उस दिन ये मर्द भी मर जाएगा। एक रात जब जगत सिंह अकेले खेतों में निगरानी कर रहा होता है, तब कुछ गुंडे उस पर हमला कर देते हैं। उसे बुरी तरह घायल किया जाता है, लेकिन वो मरता नहीं। अगले दिन पूरा गांव जब उसकी हालत देखता है तो गुस्से से फट पड़ता है। बुजुर्ग हों या बच्चे, सब सड़कों पर उतर आते हैं। गांव में एक नई आग जल चुकी होती है। ये सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं रही, अब ये अस्मिता की लड़ाई बन चुकी थी। जगत सिंह अस्पताल के बिस्तर से भी अपना आंदोलन चलाता है। मीडिया अब उसकी बहादुरी की कहानियां दिखाने लगती है। देश भर से समर्थन आता है। किसान संगठनों से लेकर स्टूडेंट्स यूनियन तक सब उसके साथ खड़े हो जाते हैं। उसका गांव अब आंदोलन का केंद्र बन चुका होता है। सरकार डरती है, अधिकारी थरथराने लगते हैं, मगर राजनीति इतनी आसानी से झुकने वाली नहीं होती। सरकार गांव में कर्फ्यू लगवा देती है, इंटरनेट बंद हो जाता है, आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज होता है, आंसू गैस छोड़ी जाती है, लेकिन गांव वाले डटे रहते हैं। फिर एक दिन जगत सिंह खुद व्हील चेयर में बैठकर गांव के चौपाल पर आता है। उसके शरीर में अब भी जख्म है, लेकिन आवाज में वही पुराना जोश है। कहता है, तुम हमें तोड़ सकते हो, लेकिन मिटा नहीं सकते। हमारी मिट्टी में इतनी ताकत है
कि हर बार एक नया जाट पैदा होगा। इस भाषण के बाद आंदोलन और तेज हो जाता है। आखिरकार सरकार झुकती है, जमीन अधिग्रहण का फैसला वापस लिया जाता है, कंपनी भाग जाती है, अफसर सस्पेंड होते हैं और जगत सिंह, जिसे लोग अब जाट मसीहा कहने लगते हैं, फिर से अपने खेतों में लौट आता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब वो युवाओं को सिखाता है तकनीक से खेती कैसे की जाए, मार्केटिंग कैसे हो, अपने हक की लड़ाई कैसे लड़ी जाए। वो कहता है केवल विरोध से नहीं, निर्माण से भी क्रांति होती है। उसकी कहानी अब किताबों में पढ़ाई जाती है, लेकिन असली सम्मान तब होता है जब उसका पोता कहता है, दादा मैं भी जाट बनना चाहता हूँ। जगत सिंह मुस्कुराता है, मिट्टी की एक मुट्ठी उठाकर अपने पोते को देता है और कहता है, जब तक ये मिट्टी तेरे हाथ में रहेगी तू भी अपराजय रहेगा। और तभी सूरज की आखिरी किरण उस बुजुर्ग चेहरे पर पड़ती है, जो आज भी उतना ही चमकता है जितना कभी उसका जोश हुआ करता था। क्योंकि वो सिर्फ एक इंसान नहीं था, वो एक विचार था, अडिग, अचल और अजेय। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस कहानी को और आगे बढ़ाऊं, उसके पोते की यात्रा दिखाऊं? साल गुजरते गए, पर जगत सिंह की सोच और उसके संघर्ष की गूंज केवल हरियाणा ही नहीं, पूरे देश में सुनाई देने लगी। उसका गांव अब एक मिसाल बन चुका था, जहां किसान सिर्फ हल नहीं चलाते थे, बल्कि तकनीक से लेकर कारोबार तक की समझ रखते थे। हर कोई जानता था कि इस गांव में बदलाव सिर्फ किसी सरकारी योजना से नहीं आया, बल्कि एक आदमी की जिद, जुनून और मिट्टी से प्यार की वजह से आया है। जगत सिंह के पोते आर्यन को बचपन से ही अपने दादा की आंखों में चमक दिखाई देती थी, लेकिन अब जब वो बड़ा हो चुका था, उसने उन कहानियों को जीना शुरू कर दिया था जिन्हें वो सिर्फ सुनता आया था। आर्यन ने नई पीढ़ी के साथ मिलकर एक डिजिटल किसान मंच तैयार किया, जो न केवल किसानों को मंडी से जोड़ता था, बल्कि उन्हें फसल से जुड़ी जानकारी, मौसम का पूर्वानुमान और सही बाजार दरें भी दिखाता था। गांव के बुजुर्ग पहले तो इन चीजों से हिचकिचाए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि किस तरह उनकी उपज अब दिल्ली और मुंबई तक के ग्राहक ऑनलाइन खरीद रहे हैं, तो उनके चेहरे पर गर्व और संतोष की रेखाएं उभर आईं। पर जैसे जैसे तरक्की होती गई, वैसी ही बड़ी कंपनियों की नजरें फिर से इस समृद्ध गांव पर टिकने लगीं। अब वे पहले जैसे नहीं थीं, उन्होंने अपने तरीके बदल लिए थे। अब वे सीधे जमीन पर कब्जा नहीं करती थीं, बल्कि स्मार्ट एग्रीकल्चर के नाम पर छोटे किसानों को अपने सिस्टम में शामिल करती थीं। फिर धीरे धीरे उन्हें आर्थिक रूप से अपने ऊपर निर्भर बना देती थीं। आर्यन ने जब ये बदलाव महसूस किए, तो उसने तुरंत मोर्चा संभाला। वो गांव-गांव जाकर लोगों को समझाने लगा कि किस तरह ये कंपनियां पहले मदद का हाथ बढ़ाती हैं और फिर उसी हाथ से तुम्हारे हिस्से की जमीन छीन लेती हैं। कुछ लोग इस बात को समझते, कुछ नहीं। आर्यन के लिए ये लड़ाई आसान नहीं थी, क्योंकि अब दुश्मन सिर्फ बाहर से नहीं था, अब कई लोग गांव के अंदर भी थे, जो लालच में आकर अपने ही लोगों के खिलाफ हो चुके थे। इसी दौरान सरकार ने एक नया बिल पास किया, जिसमें कृषि भूमि को इंडस्ट्रियल जोन में बदलने की अनुमति मिलती थी। यह खबर सुनते ही गांव में उथल-पुथल मच गई। बहुत से लोगों को लगा कि यह विकास का रास्ता है, लेकिन आर्यन ने साफ देखा कि यह वही पुरानी चाल है, जिसे बस नए नाम से परोसा जा रहा है। उसने एक महापंचायत बुलाई, जहां पूरे जिले के लोग इकट्ठा हुए। उसने वहां खड़े होकर कहा, विकास का मतलब यह नहीं कि हमारी पहचान मिटा दी जाए। हम टेक्नोलॉजी लाएंगे, हम बाजार में मुकाबला करेंगे, लेकिन अपनी जमीन, अपनी जड़ें, अपनी मिट्टी को नहीं छोड़ेंगे। अगर तुम्हें लगता है कि किसान सिर्फ वोट बैंक हैं, तो याद रखो, जब किसान उठते हैं तो तख्त पलट देते हैं। उस भाषण का असर इतना गहरा हुआ कि हजारों की भीड़ अगले ही दिन जिला मुख्यालय पहुंच गई। सोशल मीडिया पर जमीन से जिंदगी ट्रेंड करने लगा। आर्यन की आवाज अब शहरों तक गूंजने लगी थी। विश्वविद्यालयों में उसके विचार पढ़ाए जाने लगे। विदेशी मीडिया उसके गांव की कहानी कवर करने लगी। एक दिन एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी ने आर्यन को प्रस्ताव भेजा। वे चाहते थे कि आर्यन उनकी कंपनी का एग्रीकल्चर ब्रांड एम्बेसडर बने। बदले में वे करोड़ों रुपए और ग्लोबल पहचान देने को तैयार थे। गांव वाले भी चकित थे कि क्या आर्यन मना कर पाएगा, पर उसने जो किया वो इतिहास बन गया। आर्यन ने कैमरे के सामने वो चिट्ठी जलाई और कहा, जो पहचान मेरे दादा ने लहू से बनाई, उसे मैं किसी चांदी के सिक्के से नहीं बेचूंगा। उस पल जैसे पूरा देश ठहर गया। उस एक फैसले ने साफ कर दिया कि जाट की रगों में सिर्फ खून नहीं, इज्जत भी दौड़ती है। आर्यन अब केवल अपने गांव का नहीं, पूरे देश के युवाओं का रोल मॉडल बन चुका था। वह कहता था,
देश बदलने के लिए तुम्हें संसद में नहीं जाना, खेत से ही क्रांति शुरू होती है। उसकी यह सोच अब नई पीढ़ी में उम्मीद की तरह फैल चुकी थी। उसके आंदोलन ने एक नई दिशा पकड़ी। अब लड़ाई केवल जमीन की नहीं, किसानों की शिक्षा, स्वास्थ्य और डिजिटल सशक्तिकरण की हो चुकी थी। उसने हर गांव में एक ज्ञान केंद्र शुरू किया, जहां किसान और उनके बच्चे मिलकर पढ़ाई करते, तकनीक सीखते और आत्मनिर्भर बनते। वक्त बीतता गया और एक दिन आर्यन भी अपने दादा की तरह वृद्ध हो गया, पर उसके भीतर का जुनून अब भी जिंदा था। वो जब कभी खेतों में अकेला घूमता तो खुद से बुदबुदाता, जग्गा दादा सही कहते थे, मिट्टी कभी धोखा नहीं देती, बस हमें उसे समझना होता है। एक शाम जब आर्यन अपने खेत के बीच बैठा था, एक नन्हा बच्चा उसके पास आया। उसकी आंखों में वही जिद, वही चमक थी। उसने पूछा, दादा क्या मैं भी जाट बन सकता हूँ? आर्यन ने हल्की मुस्कुराहट के साथ उसकी हथेली में थोड़ी सी मिट्टी रखी और कहा, जब तक ये तेरे हाथ में रहेगी तू भी झुकेगा नहीं। उस बच्चे की आंखों में अब एक सपना था, और यही सपना था उस कहानी का, जो कभी जगत सिंह से शुरू हुई थी और शायद कभी खत्म नहीं होगी। अगर आप चाहें तो हम इस बच्चे की कहानी से एक नई पीढ़ी का अध्याय शुरू कर सकते हैं। उस बच्चे का नाम था वीर। उम्र बस 8 साल की, मगर आंखों में गहराई ऐसी कि कोई भी उसकी मासूमियत के पीछे छुपी गंभीरता को महसूस कर सकता था। उसने मिट्टी की वो छोटी सी मुट्ठी इतनी कसकर पकड़ी थी जैसे उसमें उसका भविष्य बंधा हो। वीर हर रोज आर्यन के साथ खेतों में जाता, गायों को चारा डालता, ट्रैक्टर की आवाज में अपनी खिलखिलाहट घोल देता और दादा से हर रोज नए सवाल पूछता। पानी की बूंद जमीन में कैसे जाती है? फसलें क्यों मुस्कुराती हैं बारिश में? हमारे गांव के लोग इतनी मेहनत क्यों करते हैं? आर्यन हर सवाल का जवाब सिर्फ शब्दों से नहीं, अनुभव से देता। वह वीर को बताता कि किस तरह मिट्टी सिर्फ रोटी नहीं, पहचान भी देती है। वो उसे अपने दादा जगत सिंह की कहानियां फिर से सुनाता, लेकिन इस बार वो कहानियां वीर की नसों में उतरती जा रही थीं। वीर अब सिर्फ खेतों में खेलने वाला बच्चा नहीं रहा था, वो एक विचार बन रहा था जो धीरे धीरे पनप रहा था, एक नई क्रांति की उम्मीद। समय बीतता गया, गांव में अब स्कूल भी था, डिजिटल क्लासरूम भी, लेकिन वीर की असली शिक्षा अब भी खेतों में ही होती थी। उसने विज्ञान सीखा, तकनीक सीखी, पर सबसे बड़ी चीज जो उसने सीखी वो थी अपनी जमीन के साथ रिश्ता निभाना। स्कूल में जब बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर या पायलट बनने के सपने देखते, वीर कहता, मैं किसान बनूंगा, लेकिन ऐसा किसान जो खुद भी सीखे और दूसरों को भी सिखाए। वीर की उम्र जैसे जैसे बढ़ी, उसकी सोच भी परिपक्व होती गई। उसने कृषि विज्ञान में दाखिला लिया, लेकिन साथ ही गांव के बच्चों को पढ़ाने के लिए एक छोटी सी लाइब्रेरी शुरू की। वह कहता, हम किताबें पढ़ेंगे, लेकिन जड़ें जमीन में ही रखेंगे। आर्यन उसे देखता और उसकी आंखें भर आती। उसे लगता जैसे उसने अपनी सोच किसी को सौंप दी हो, जो अब उसे और आगे ले जाएगा। एक दिन सरकार ने एक नई योजना निकाली। सूरज की तपती गर्मी में दूर दूर तक फैले हरियाणा के खेतों के बीच एक घोड़ा सरपट दौड़ता चला आ रहा था। गर्दन ताने, माथे पर पगड़ी बांधे, कुर्ता पायजामा पहने एक रौबदार आदमी उस घोड़े पर सवार था। उसकी आंखों में आंधी जैसी तीव्रता थी और चाल में ऐसी धमक कि धरती भी कांप उठे। यही था जगत सिंह, जिसे गांव वाले प्यार से जाट कहते थे, लेकिन दुश्मन उसे नाम से नहीं, डर से पहचानते थे। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो खुद मिट गया, लेकिन अपनी मिट्टी की इज्जत को मिटने नहीं दिया। बचपन से ही जगत सिंह में एक अलग ही आग थी। बाकी बच्चों की तरह वो सिर्फ खेलता नहीं था, वो हर बात पर सवाल उठाता था। क्यों साहूकार हमारी फसलें छीनते हैं? क्यों हर बार हम ही झुकते हैं? उसकी माँ हमेशा कहती थी, तू बड़ा होकर कुछ बड़ा करेगा बेटा, लेकिन ध्यान रखना, सच्चाई के रास्ते पर कांटे बहुत होते हैं। और जगत ने ये बात दिल पर ले ली थी। जवान होते होते वह सिर्फ एक अच्छा पहलवान ही नहीं बना, बल्कि अपने गांव का नेता बन गया। वो नेता जो कुर्सियों पर नहीं, कंधों पर बैठाया गया। गांव में जब भी अन्याय होता, लोग कहते, जाट को बुलाओ, और जाट आता, इंसाफ लेकर आता। चाहे वो किसी लड़की को छेड़ने वाला गुंडा हो या किसानों की जमीन हड़पने वाला जमींदार, जगत सिंह ने कभी डरना नहीं सीखा। लेकिन असली कहानी तब शुरू होती है जब शहर से कुछ लोग गांव में आते हैं, सूट बूट में, बड़ी बड़ी गाड़ियों में। वो गांव की जमीन खरीदना चाहते हैं, कहते हैं कि यहाँ फैक्ट्री बनेगी, तरक्की आएगी, रोजगार आएंगे। कुछ गांव वाले बहक भी जाते हैं, लेकिन जगत को उनकी आंखों में सिर्फ लालच नहीं दिखता, चालाकी भी दिखती है। उसे समझ में आ जाता है कि ये सब सिर्फ दिखावा है, असली मंशा तो गांव की जड़ों को उखाड़ने की है। वो इन लोगों का विरोध करता है, लेकिन उसके सामने सिर्फ जमीन नहीं,
अब राजनीति भी खड़ी हो जाती है। विधायक, अफसर और यहाँ तक कि कुछ गांव के लोग भी उसे गद्दार कहने लगते हैं। उसकी छवि को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। उसे झूठे केस में फंसाया जाता है, लेकिन वो फिर भी पीछे नहीं हटता। कहता है, जिस दिन ये मिट्टी बिक जाएगी उस दिन ये मर्द भी मर जाएगा। एक रात जब जगत सिंह अकेले खेतों में निगरानी कर रहा होता है, तब कुछ गुंडे उस पर हमला कर देते हैं। उसे बुरी तरह घायल किया जाता है, लेकिन वो मरता नहीं। अगले दिन पूरा गांव जब उसकी हालत देखता है तो गुस्से से फट पड़ता है। बुजुर्ग हों या बच्चे, सब सड़कों पर उतर आते हैं। गांव में एक नई आग जल चुकी होती है। ये सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं रही, अब ये अस्मिता की लड़ाई बन चुकी थी। जगत सिंह अस्पताल के बिस्तर से भी अपना आंदोलन चलाता है। मीडिया अब उसकी बहादुरी की कहानियां दिखाने लगती है। देश भर से समर्थन आता है। किसान संगठनों से लेकर स्टूडेंट्स यूनियन तक सब उसके साथ खड़े हो जाते हैं। उसका गांव अब आंदोलन का केंद्र बन चुका होता है। सरकार डरती है, अधिकारी थरथराने लगते हैं, मगर राजनीति इतनी आसानी से झुकने वाली नहीं होती। सरकार गांव में कर्फ्यू लगवा देती है, इंटरनेट बंद हो जाता है, आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज होता है, आंसू गैस छोड़ी जाती है, लेकिन गांव वाले डटे रहते हैं। फिर एक दिन जगत सिंह खुद व्हील चेयर में बैठकर गांव के चौपाल पर आता है। उसके शरीर में अब भी जख्म है, लेकिन आवाज में वही पुराना जोश है। कहता है, तुम हमें तोड़ सकते हो लेकिन मिटा नहीं सकते। हमारी मिट्टी में इतनी ताकत है कि हर बार एक नया जाट पैदा होगा। इस भाषण के बाद आंदोलन और तेज हो जाता है। आखिरकार सरकार झुकती है। जमीन अधिग्रहण का फैसला वापस लिया जाता है। कंपनी भाग जाती है, अफसर सस्पेंड होते हैं और जगत सिंह, जिसे लोग अब जाट मसीहा कहने लगते हैं, फिर से अपने खेतों में लौट आता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब वो युवाओं को सिखाता है तकनीक से खेती कैसे की जाए, मार्केटिंग कैसे हो, अपने हक की लड़ाई कैसे लड़ी जाए। वो कहता है, केवल विरोध से नहीं, निर्माण से भी क्रांति होती है। उसकी कहानी अब किताबों में पढ़ाई जाती है, लेकिन असली सम्मान तब होता है जब उसका पोता कहता है, दादा मैं भी जाट बनना चाहता हूँ। जगत सिंह मुस्कुराता है, मिट्टी की एक मुट्ठी उठाकर अपने पोते को देता है और कहता है, जब तक ये मिट्टी तेरे हाथ में रहेगी तू भी अपराजय रहेगा। और तभी सूरज की आखिरी किरण उस बुजुर्ग चेहरे पर पड़ती है, जो आज भी उतना ही चमकता है जितना कभी उसका जोश हुआ करता था। क्योंकि वो सिर्फ एक इंसान नहीं था, वो एक विचार था, अडिग, अचल और अजेय। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस कहानी को और आगे बढ़ाऊं, उसके पोते की यात्रा दिखाऊं? साल गुजरते गए, पर जगत सिंह की सोच और उसके संघर्ष की गूंज केवल हरियाणा ही नहीं, पूरे देश में सुनाई देने लगी। उसका गांव अब एक मिसाल बन चुका था, जहां किसान सिर्फ हल नहीं चलाते थे, बल्कि तकनीक से लेकर कारोबार तक की समझ रखते थे। हर कोई जानता था कि इस गांव में बदलाव सिर्फ किसी सरकारी योजना से नहीं आया, बल्कि एक आदमी की जिद, जुनून और मिट्टी से प्यार की वजह से आया है। जगत सिंह के पोते आर्यन को बचपन से ही अपने दादा की आंखों में चमक दिखाई देती थी, लेकिन अब जब वो बड़ा हो चुका था, उसने उन कहानियों को जीना शुरू कर दिया था जिन्हें वो सिर्फ सुनता आया था। आर्यन ने नई पीढ़ी के साथ मिलकर एक डिजिटल किसान मंच तैयार किया, जो न केवल किसानों को मंडी से जोड़ता था, बल्कि उन्हें फसल से जुड़ी जानकारी, मौसम का पूर्वानुमान और सही बाजार दरें भी दिखाता था। गांव के बुजुर्ग पहले तो इन चीजों से हिचकिचाए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि किस तरह उनकी उपज अब दिल्ली और मुंबई तक के ग्राहक ऑनलाइन खरीद रहे हैं, तो उनके चेहरे पर गर्व और संतोष की रेखाएं उभर आईं। पर जैसे जैसे तरक्की होती गई, वैसी ही बड़ी कंपनियों की नजरें फिर से इस समृद्ध गांव पर टिकने लगीं। अब वे पहले जैसे नहीं थीं, उन्होंने अपने तरीके बदल लिए थे। अब वे सीधे जमीन पर कब्जा नहीं करती थीं, बल्कि स्मार्ट एग्रीकल्चर के नाम पर छोटे किसानों को अपने सिस्टम में शामिल करती थीं। फिर धीरे धीरे उन्हें आर्थिक रूप से अपने ऊपर निर्भर बना देती थीं। आर्यन ने जब ये बदलाव महसूस किए, तो उसने तुरंत मोर्चा संभाला। वो गांव-गांव जाकर लोगों को समझाने लगा कि किस तरह ये कंपनियां पहले मदद का हाथ बढ़ाती हैं और फिर उसी हाथ से तुम्हारे हिस्से की जमीन छीन लेती हैं। कुछ लोग इस बात को समझते, कुछ नहीं। आर्यन के लिए ये लड़ाई आसान नहीं थी, क्योंकि अब दुश्मन सिर्फ बाहर से नहीं था, अब कई लोग गांव के अंदर भी थे जो लालच में आकर अपने ही लोगों के खिलाफ हो चुके थे। इसी दौरान सरकार ने एक नया बिल पास किया, जिसमें कृषि भूमि को इंडस्ट्रियल जोन में बदलने की अनुमति मिलती थी। यह खबर सुनते ही गांव में उथल-पुथल मच गई। बहुत से लोगों को लगा
कि यह विकास का रास्ता है, लेकिन आर्यन ने साफ देखा कि यह वही पुरानी चाल है जिसे बस नए नाम से परोसा जा रहा है। उसने एक महापंचायत बुलाई जहां पूरे जिले के लोग इकट्ठा हुए। उसने वहां खड़े होकर कहा, विकास का मतलब यह नहीं कि हमारी पहचान मिटा दी जाए। हम टेक्नोलॉजी लाएंगे, हम बाजार में मुकाबला करेंगे, लेकिन अपनी जमीन, अपनी जड़ें, अपनी मिट्टी को नहीं छोड़ेंगे। अगर तुम्हें लगता है कि किसान सिर्फ वोट बैंक हैं, तो याद रखो, जब किसान उठते हैं तो तख्त पलट देते हैं। उस भाषण का असर इतना गहरा हुआ कि हजारों की भीड़ अगले ही दिन जिला मुख्यालय पहुंच गई। सोशल मीडिया पर जमीन से जिंदगी ट्रेंड करने लगा। आर्यन की आवाज अब शहरों तक गूंजने लगी थी। विश्वविद्यालयों में उसके विचार पढ़ाए जाने लगे। विदेशी मीडिया उसके गांव की कहानी कवर करने लगी। एक दिन एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी ने आर्यन को प्रस्ताव भेजा। वे चाहते थे कि आर्यन उनकी कंपनी का एग्रीकल्चर ब्रांड एम्बेसडर बने। बदले में वे करोड़ों रुपए और ग्लोबल पहचान देने को तैयार थे। गांव वाले भी चकित थे कि क्या आर्यन मना कर पाएगा, पर उसने जो किया वो इतिहास बन गया। आर्यन ने कैमरे के सामने वो चिट्ठी जलाई और कहा, जो पहचान मेरे दादा ने लहू से बनाई, उसे मैं किसी चांदी के सिक्के से नहीं बेचूंगा। उस पल जैसे पूरा देश ठहर गया। उस एक फैसले ने साफ कर दिया कि जाट की रगों में सिर्फ खून नहीं, इज्जत भी दौड़ती है। आर्यन अब केवल अपने गांव का नहीं, पूरे देश के युवाओं का रोल मॉडल बन चुका था। वह कहता था, देश बदलने के लिए तुम्हें संसद में नहीं जाना, खेत से ही क्रांति शुरू होती है। उसकी यह सोच अब नई पीढ़ी में उम्मीद की तरह फैल चुकी थी। उसके आंदोलन ने एक नई दिशा पकड़ी। अब लड़ाई केवल जमीन की नहीं, किसानों की शिक्षा, स्वास्थ्य और डिजिटल सशक्तिकरण की हो चुकी थी। उसने हर गांव में एक ज्ञान केंद्र शुरू किया, जहां किसान और उनके बच्चे मिलकर पढ़ाई करते, तकनीक सीखते और आत्मनिर्भर बनते। वक्त बीतता गया और एक दिन आर्यन भी अपने दादा की तरह वृद्ध हो गया, पर उसके भीतर का जुनून अब भी जिंदा था। वो जब कभी खेतों में अकेला घूमता तो खुद से बुदबुदाता, जग्गा दादा सही कहते थे, मिट्टी कभी धोखा नहीं देती, बस हमें उसे समझना होता है। एक शाम जब आर्यन अपने खेत के बीच बैठा था, एक नन्हा बच्चा उसके पास आया। उसकी आंखों में वही जिद, वही चमक थी। उसने पूछा, दादा, क्या मैं भी जाट बन सकता हूँ? आर्यन ने हल्की मुस्कुराहट के साथ उसकी हथेली में थोड़ी सी मिट्टी रखी और कहा, जब तक ये तेरे हाथ में रहेगी, तू भी झुकेगा नहीं। उस बच्चे की आंखों में अब एक सपना था, और यही सपना था उस कहानी का, जो कभी जगत सिंह से शुरू हुई थी और शायद कभी खत्म नहीं होगी। अगर आप चाहें तो हम इस बच्चे की कहानी से एक नई पीढ़ी का अध्याय शुरू कर सकते हैं। उस बच्चे का नाम था वीर। उम्र बस 8 साल की, मगर आंखों में गहराई ऐसी कि कोई भी उसकी मासूमियत के पीछे छुपी गंभीरता को महसूस कर सकता था। उसने मिट्टी की वो छोटी सी मुट्ठी इतनी कसकर पकड़ी थी जैसे उसमें उसका भविष्य बंधा हो। वीर हर रोज आर्यन के साथ खेतों में जाता, गायों को चारा डालता, ट्रैक्टर की आवाज में अपनी खिलखिलाहट घोल देता और दादा से हर रोज नए सवाल पूछता। पानी की बूंद जमीन में कैसे जाती है? फसलें क्यों मुस्कुराती हैं बारिश में? हमारे गांव के लोग इतनी मेहनत क्यों करते हैं? आर्यन हर सवाल का जवाब सिर्फ शब्दों से नहीं, अनुभव से देता। वह वीर को बताता कि किस तरह मिट्टी सिर्फ रोटी नहीं, पहचान भी देती है। वो उसे अपने दादा जगत सिंह की कहानियां फिर से सुनाता, लेकिन इस बार वो कहानियां वीर की नसों में उतरती जा रही थीं। वीर अब सिर्फ खेतों में खेलने वाला बच्चा नहीं रहा था, वो एक विचार बन रहा था जो धीरे धीरे पनप रहा था, एक नई क्रांति की उम्मीद। समय बीतता गया, गांव में अब स्कूल भी था, डिजिटल क्लासरूम भी, लेकिन वीर की असली शिक्षा अब भी खेतों में ही होती थी। उसने विज्ञान सीखा, तकनीक सीखी, पर सबसे बड़ी चीज जो उसने सीखी वो थी अपनी जमीन के साथ रिश्ता निभाना। स्कूल में जब बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर या पायलट बनने के सपने देखते, वीर कहता, मैं किसान बनूंगा, लेकिन ऐसा किसान जो खुद भी सीखे और दूसरों को भी सिखाए। वीर की उम्र जैसे जैसे बढ़ी, उसकी सोच भी परिपक्व होती गई। उसने कृषि विज्ञान में दाखिला लिया, लेकिन साथ ही गांव के बच्चों को पढ़ाने के लिए एक छोटी सी लाइब्रेरी शुरू की। वह कहता, हम किताबें पढ़ेंगे, लेकिन जड़ें जमीन में ही रखेंगे। आर्यन उसे देखता और उसकी आंखें भर आती। उसे लगता जैसे उसने अपनी सोच किसी को सौंप दी हो, जो अब उसे और आगे ले जाएगा। एक दिन सरकार ने एक नई योजना निकाली। सूरज की तपती गर्मी में दूर दूर तक फैले हरियाणा के खेतों के बीच एक घोड़ा सरपट दौड़ता चला आ रहा था। गर्दन ताने, माथे पर पगड़ी बांधे, कुर्ता पायजामा पहने एक रौबदार आदमी उस घोड़े पर सवार था।
उसकी आंखों में आंधी जैसी तीव्रता थी और चाल में ऐसी धमक कि धरती भी कांप उठे। यही था जगत सिंह, जिसे गांव वाले प्यार से जाट कहते थे, लेकिन दुश्मन उसे नाम से नहीं डर से पहचानते थे। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो खुद मिट गया, लेकिन अपनी मिट्टी की इज्जत को मिटने नहीं दिया। बचपन से ही जगत सिंह में एक अलग ही आग थी। बाकी बच्चों की तरह वो सिर्फ खेलता नहीं था, वो हर बात पर सवाल उठाता था। क्यों साहूकार हमारी फसलें छीनते हैं? क्यों हर बार हम ही झुकते हैं? उसकी माँ हमेशा कहती थी, तू बड़ा होकर कुछ बड़ा करेगा बेटा, लेकिन ध्यान रखना, सच्चाई के रास्ते पर कांटे बहुत होते हैं। और जगत ने ये बात दिल पर ले ली थी। जवान होते होते वह सिर्फ एक अच्छा पहलवान ही नहीं बना, बल्कि अपने गांव का नेता बन गया। वो नेता जो कुर्सियों पर नहीं, कंधों पर बैठाया गया। गांव में जब भी अन्याय होता, लोग कहते, जाट को बुलाओ, और जाट आता, इंसाफ लेकर आता। चाहे वो किसी लड़की को छेड़ने वाला गुंडा हो या किसानों की जमीन हड़पने वाला जमींदार, जगत सिंह ने कभी डरना नहीं सीखा। लेकिन असली कहानी तब शुरू होती है जब शहर से कुछ लोग गांव में आते हैं, सूट बूट में, बड़ी बड़ी गाड़ियों में। वो गांव की जमीन खरीदना चाहते हैं। कहते हैं कि यहाँ फैक्ट्री बनेगी, तरक्की आएगी, रोजगार आएंगे। कुछ गांव वाले बहक भी जाते हैं, लेकिन जगत को उनकी आंखों में सिर्फ लालच नहीं दिखता, चालाकी भी दिखती है। उसे समझ में आ जाता है कि ये सब सिर्फ दिखावा है, असली मंशा तो गांव की जड़ों को उखाड़ने की है। वो इन लोगों का विरोध करता है, लेकिन उसके सामने सिर्फ जमीन नहीं, अब राजनीति भी खड़ी हो जाती है। विधायक, अफसर और यहाँ तक कि कुछ गांव के लोग भी उसे गद्दार कहने लगते हैं। उसकी छवि को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। उसे झूठे केस में फंसाया जाता है, लेकिन वो फिर भी पीछे नहीं हटता। कहता है, जिस दिन ये मिट्टी बिक जाएगी, उस दिन ये मर्द भी मर जाएगा। एक रात जब जगत सिंह अकेले खेतों में निगरानी कर रहा होता है, तब कुछ गुंडे उस पर हमला कर देते हैं। उसे बुरी तरह घायल किया जाता है, लेकिन वो मरता नहीं। अगले दिन पूरा गांव जब उसकी हालत देखता है तो गुस्से से फट पड़ता है। बुजुर्ग हों या बच्चे, सब सड़कों पर उतर आते हैं। गांव में एक नई आग जल चुकी होती है। ये सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं रही, अब ये अस्मिता की लड़ाई बन चुकी थी। जगत सिंह अस्पताल के बिस्तर से भी अपना आंदोलन चलाता है। मीडिया अब उसकी बहादुरी की कहानियां दिखाने लगती है। देश भर से समर्थन आता है। किसान संगठनों से लेकर स्टूडेंट्स यूनियन तक सब उसके साथ खड़े हो जाते हैं। उसका गांव अब आंदोलन का केंद्र बन चुका होता है। सरकार डरती है, अधिकारी थरथराने लगते हैं, मगर राजनीति इतनी आसानी से झुकने वाली नहीं होती। सरकार गांव में कर्फ्यू लगवा देती है, इंटरनेट बंद हो जाता है, आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज होता है, आंसू गैस छोड़ी जाती है, लेकिन गांव वाले डटे रहते हैं। फिर एक दिन जगत सिंह खुद व्हील चेयर में बैठकर गांव के चौपाल पर आता है। उसके शरीर में अब भी जख्म है, लेकिन आवाज में वही पुराना जोश है। कहता है, तुम हमें तोड़ सकते हो, लेकिन मिटा नहीं सकते। हमारी मिट्टी में इतनी ताकत है कि हर बार एक नया जाट पैदा होगा। इस भाषण के बाद आंदोलन और तेज हो जाता है। आखिरकार सरकार झुकती है। जमीन अधिग्रहण का फैसला वापस लिया जाता है। कंपनी भाग जाती है, अफसर सस्पेंड होते हैं और जगत सिंह, जिसे लोग अब जाट मसीहा कहने लगते हैं, फिर से अपने खेतों में लौट आता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब वो युवाओं को सिखाता है तकनीक से खेती कैसे की जाए, मार्केटिंग कैसे हो, अपने हक की लड़ाई कैसे लड़ी जाए। वो कहता है, केवल विरोध से नहीं, निर्माण से भी क्रांति होती है। उसकी कहानी अब किताबों में पढ़ाई जाती है, लेकिन असली सम्मान तब होता है जब उसका पोता कहता है, दादा मैं भी जाट बनना चाहता हूँ। जगत सिंह मुस्कुराता है, मिट्टी की एक मुट्ठी उठाकर अपने पोते को देता है और कहता है, जब तक ये मिट्टी तेरे हाथ में रहेगी, तू भी अपराजय रहेगा। और तभी सूरज की आखिरी किरण उस बुजुर्ग चेहरे पर पड़ती है, जो आज भी उतना ही चमकता है जितना कभी उसका जोश हुआ करता था। क्योंकि वो सिर्फ एक इंसान नहीं था, वो एक विचार था, अडिग, अचल और अजेय। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस कहानी को और आगे बढ़ाऊं, उसके पोते की यात्रा दिखाऊं? साल गुजरते गए, पर जगत सिंह की सोच और उसके संघर्ष की गूंज केवल हरियाणा ही नहीं, पूरे देश में सुनाई देने लगी। उसका गांव अब एक मिसाल बन चुका था, जहां किसान सिर्फ हल नहीं चलाते थे, बल्कि तकनीक से लेकर कारोबार तक की समझ रखते थे। हर कोई जानता था कि इस गांव में बदलाव सिर्फ किसी सरकारी योजना से नहीं आया, बल्कि एक आदमी की जिद, जुनून और मिट्टी से प्यार की वजह से आया है। जगत सिंह के पोते आर्यन को बचपन से ही अपने दादा की आंखों में चमक दिखाई देती थी, लेकिन अब जब वो बड़ा हो चुका था,
उसने उन कहानियों को जीना शुरू कर दिया था जिन्हें वो सिर्फ सुनता आया था। आर्यन ने नई पीढ़ी के साथ मिलकर एक डिजिटल किसान मंच तैयार किया जो न केवल किसानों को मंडी से जोड़ता था बल्कि उन्हें फसल से जुड़ी जानकारी, मौसम का पूर्वानुमान और सही बाजार दरें भी दिखाता था। गांव के बुजुर्ग पहले तो इन चीजों से हिचकिचाए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि किस तरह उनकी उपज अब दिल्ली और मुंबई तक के ग्राहक ऑनलाइन खरीद रहे हैं, तो उनके चेहरे पर गर्व और संतोष की रेखाएं उभर आईं। पर जैसे जैसे तरक्की होती गई, वैसी ही बड़ी कंपनियों की नजरें फिर से इस समृद्ध गांव पर टिकने लगीं। अब वे पहले जैसे नहीं थीं। उन्होंने अपने तरीके बदल लिए थे। अब वे सीधे जमीन पर कब्जा नहीं करती थीं, बल्कि स्मार्ट एग्रीकल्चर के नाम पर छोटे किसानों को अपने सिस्टम में शामिल करती थीं। फिर धीरे धीरे उन्हें आर्थिक रूप से अपने ऊपर निर्भर बना देती थीं। आर्यन ने जब ये बदलाव महसूस किए तो उसने तुरंत मोर्चा संभाला। वो गांव-गांव जाकर लोगों को समझाने लगा कि किस तरह ये कंपनियां पहले मदद का हाथ बढ़ाती हैं और फिर उसी हाथ से तुम्हारे हिस्से की जमीन छीन लेती हैं। कुछ लोग इस बात को समझते, कुछ नहीं। आर्यन के लिए ये लड़ाई आसान नहीं थी, क्योंकि अब दुश्मन सिर्फ बाहर से नहीं था। अब कई लोग गांव के अंदर भी थे जो लालच में आकर अपने ही लोगों के खिलाफ हो चुके थे। इसी दौरान सरकार ने एक नया बिल पास किया जिसमें कृषि भूमि को इंडस्ट्रियल जोन में बदलने की अनुमति मिलती थी। यह खबर सुनते ही गांव में उथल-पुथल मच गई। बहुत से लोगों को लगा कि यह विकास का रास्ता है, लेकिन आर्यन ने साफ देखा कि यह वही पुरानी चाल है जिसे बस नए नाम से परोसा जा रहा है। उसने एक महापंचायत बुलाई जहां पूरे जिले के लोग इकट्ठा हुए। उसने वहां खड़े होकर कहा, विकास का मतलब यह नहीं कि हमारी पहचान मिटा दी जाए। हम टेक्नोलॉजी लाएंगे, हम बाजार में मुकाबला करेंगे, लेकिन अपनी जमीन, अपनी जड़ें, अपनी मिट्टी को नहीं छोड़ेंगे। अगर तुम्हें लगता है कि किसान सिर्फ वोट बैंक हैं, तो याद रखो, जब किसान उठते हैं तो तख्त पलट देते हैं। उस भाषण का असर इतना गहरा हुआ कि हजारों की भीड़ अगले ही दिन जिला मुख्यालय पहुंच गई। सोशल मीडिया पर जमीन से जिंदगी ट्रेंड करने लगा। आर्यन की आवाज अब शहरों तक गूंजने लगी थी। विश्वविद्यालयों में उसके विचार पढ़ाए जाने लगे। विदेशी मीडिया उसके गांव की कहानी कवर करने लगी। एक दिन एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी ने आर्यन को प्रस्ताव भेजा। वे चाहते थे कि आर्यन उनकी कंपनी का एग्रीकल्चर ब्रांड एम्बेसडर बने। बदले में वे करोड़ों रुपए और ग्लोबल पहचान देने को तैयार थे। गांव वाले भी चकित थे कि क्या आर्यन मना कर पाएगा, पर उसने जो किया वो इतिहास बन गया। आर्यन ने कैमरे के सामने वो चिट्ठी जलाई और कहा, जो पहचान मेरे दादा ने लहू से बनाई, उसे मैं किसी चांदी के सिक्के से नहीं बेचूंगा। उस पल जैसे पूरा देश ठहर गया। उस एक फैसले ने साफ कर दिया कि जाट की रगों में सिर्फ खून नहीं, इज्जत भी दौड़ती है। आर्यन अब केवल अपने गांव का नहीं, पूरे देश के युवाओं का रोल मॉडल बन चुका था। वह कहता था, देश बदलने के लिए तुम्हें संसद में नहीं जाना, खेत से ही क्रांति शुरू होती है। उसकी यह सोच अब नई पीढ़ी में उम्मीद की तरह फैल चुकी थी। उसके आंदोलन ने एक नई दिशा पकड़ी। अब लड़ाई केवल जमीन की नहीं, किसानों की शिक्षा, स्वास्थ्य और डिजिटल सशक्तिकरण की हो चुकी थी। उसने हर गांव में एक ज्ञान केंद्र शुरू किया, जहां किसान और उनके बच्चे मिलकर पढ़ाई करते, तकनीक सीखते और आत्मनिर्भर बनते। वक्त बीतता गया और एक दिन आर्यन भी अपने दादा की तरह वृद्ध हो गया, पर उसके भीतर का जुनून अब भी जिंदा था। वो जब कभी खेतों में अकेला घूमता तो खुद से बुदबुदाता, जग्गा दादा सही कहते थे, मिट्टी कभी धोखा नहीं देती, बस हमें उसे समझना होता है। एक शाम जब आर्यन अपने खेत के बीच बैठा था, एक नन्हा बच्चा उसके पास आया। उसकी आंखों में वही जिद, वही चमक थी। उसने पूछा, दादा, क्या मैं भी जाट बन सकता हूँ? आर्यन ने हल्की मुस्कुराहट के साथ उसकी हथेली में थोड़ी सी मिट्टी रखी और कहा, जब तक ये तेरे हाथ में रहेगी, तू भी झुकेगा नहीं। उस बच्चे की आंखों में अब एक सपना था, और यही सपना था उस कहानी का, जो कभी जगत सिंह से शुरू हुई थी और शायद कभी खत्म नहीं होगी। अगर आप चाहें तो हम इस बच्चे की कहानी से एक नई पीढ़ी का अध्याय शुरू कर सकते हैं। उस बच्चे का नाम था वीर। उम्र बस 8 साल की, मगर आंखों में गहराई ऐसी कि कोई भी उसकी मासूमियत के पीछे छुपी गंभीरता को महसूस कर सकता था। उसने मिट्टी की वो छोटी सी मुट्ठी इतनी कसकर पकड़ी थी जैसे उसमें उसका भविष्य बंधा हो। वीर हर रोज आर्यन के साथ खेतों में जाता, गायों को चारा डालता, ट्रैक्टर की आवाज में अपनी खिलखिलाहट घोल देता और दादा से हर रोज नए सवाल पूछता। पानी की बूंद जमीन में कैसे जाती है? फसलें क्यों मुस्कुराती हैं बारिश में?
हमारे गांव के लोग इतनी मेहनत क्यों करते हैं? आर्यन हर सवाल का जवाब सिर्फ शब्दों से नहीं, अनुभव से देता। वह वीर को बताता कि किस तरह मिट्टी सिर्फ रोटी नहीं, पहचान भी देती है। वो उसे अपने दादा जगत सिंह की कहानियां फिर से सुनाता, लेकिन इस बार वो कहानियां वीर की नसों में उतरती जा रही थीं। वीर अब सिर्फ खेतों में खेलने वाला बच्चा नहीं रहा था, वो एक विचार बन रहा था जो धीरे धीरे पनप रहा था, एक नई क्रांति की उम्मीद। समय बीतता गया, गांव में अब स्कूल भी था, डिजिटल क्लासरूम भी, लेकिन वीर की असली शिक्षा अब भी खेतों में ही होती थी। उसने विज्ञान सीखा, तकनीक सीखी, पर सबसे बड़ी चीज जो उसने सीखी वो थी अपनी जमीन के साथ रिश्ता निभाना। स्कूल में जब बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर या पायलट बनने के सपने देखते, वीर कहता, मैं किसान बनूंगा, लेकिन ऐसा किसान जो खुद भी सीखे और दूसरों को भी सिखाए। वीर की उम्र जैसे जैसे बढ़ी, उसकी सोच भी परिपक्व होती गई। उसने कृषि विज्ञान में दाखिला लिया, लेकिन साथ ही गांव के बच्चों को पढ़ाने के लिए एक छोटी सी लाइब्रेरी शुरू की। वह कहता, हम किताबें पढ़ेंगे, लेकिन जड़ें जमीन में ही रखेंगे। आर्यन उसे देखता और उसकी आंखें भर आती। उसे लगता जैसे उसने अपनी सोच किसी को सौंप दी हो, जो अब उसे और आगे ले जाएगा। एक दिन सरकार ने एक नई योजना निकाली। सूरज की तपती गर्मी में दूर दूर तक फैले हरियाणा के खेतों के बीच एक घोड़ा सरपट दौड़ता चला आ रहा था। गर्दन ताने, माथे पर पगड़ी बांधे, कुर्ता पायजामा पहने एक रौबदार आदमी उस घोड़े पर सवार था। उसकी आंखों में आंधी जैसी तीव्रता थी और चाल में ऐसी धमक कि धरती भी कांप उठे। यही था जगत सिंह, जिसे गांव वाले प्यार से जाट कहते थे, लेकिन दुश्मन उसे नाम से नहीं, डर से पहचानते थे। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो खुद मिट गया, लेकिन अपनी मिट्टी की इज्जत को मिटने नहीं दिया। बचपन से ही जगत सिंह में एक अलग ही आग थी। बाकी बच्चों की तरह वो सिर्फ खेलता नहीं था, वो हर बात पर सवाल उठाता था। क्यों साहूकार हमारी फसलें छीनते हैं? क्यों हर बार हम ही झुकते हैं? उसकी माँ हमेशा कहती थी, तू बड़ा होकर कुछ बड़ा करेगा बेटा, लेकिन ध्यान रखना, सच्चाई के रास्ते पर कांटे बहुत होते हैं। और जगत ने ये बात दिल पर ले ली थी। जवान होते होते वह सिर्फ एक अच्छा पहलवान ही नहीं बना, बल्कि अपने गांव का नेता बन गया। वो नेता जो कुर्सियों पर नहीं, कंधों पर बैठाया गया। गांव में जब भी अन्याय होता, लोग कहते, जाट को बुलाओ, और जाट आता, इंसाफ लेकर आता। चाहे वो किसी लड़की को छेड़ने वाला गुंडा हो या किसानों की जमीन हड़पने वाला जमींदार, जगत सिंह ने कभी डरना नहीं सीखा। लेकिन असली कहानी तब शुरू होती है जब शहर से कुछ लोग गांव में आते हैं, सूट बूट में, बड़ी बड़ी गाड़ियों में। वो गांव की जमीन खरीदना चाहते हैं, कहते हैं कि यहाँ फैक्ट्री बनेगी, तरक्की आएगी, रोजगार आएंगे। कुछ गांव वाले बहक भी जाते हैं, लेकिन जगत को उनकी आंखों में सिर्फ लालच नहीं दिखता, चालाकी भी दिखती है। उसे समझ में आ जाता है कि ये सब सिर्फ दिखावा है, असली मंशा तो गांव की जड़ों को उखाड़ने की है। वो इन लोगों का विरोध करता है, लेकिन उसके सामने सिर्फ जमीन नहीं, अब राजनीति भी खड़ी हो जाती है। विधायक, अफसर और यहाँ तक कि कुछ गांव के लोग भी उसे गद्दार कहने लगते हैं। उसकी छवि को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। उसे झूठे केस में फंसाया जाता है, लेकिन वो फिर भी पीछे नहीं हटता। कहता है, जिस दिन ये मिट्टी बिक जाएगी, उस दिन ये मर्द भी मर जाएगा। एक रात जब जगत सिंह अकेले खेतों में निगरानी कर रहा होता है, तब कुछ गुंडे उस पर हमला कर देते हैं। उसे बुरी तरह घायल किया जाता है, लेकिन वो मरता नहीं। अगले दिन पूरा गांव जब उसकी हालत देखता है तो गुस्से से फट पड़ता है। बुजुर्ग हों या बच्चे, सब सड़कों पर उतर आते हैं। गांव में एक नई आग जल चुकी होती है। ये सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं रही, अब ये अस्मिता की लड़ाई बन चुकी थी। जगत सिंह अस्पताल के बिस्तर से भी अपना आंदोलन चलाता है। मीडिया अब उसकी बहादुरी की कहानियां दिखाने लगती है। देश भर से समर्थन आता है। किसान संगठनों से लेकर स्टूडेंट्स यूनियन तक सब उसके साथ खड़े हो जाते हैं। उसका गांव अब आंदोलन का केंद्र बन चुका होता है। सरकार डरती है, अधिकारी थरथराने लगते हैं, मगर राजनीति इतनी आसानी से झुकने वाली नहीं होती। सरकार गांव में कर्फ्यू लगवा देती है, इंटरनेट बंद हो जाता है, आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज होता है, आंसू गैस छोड़ी जाती है, लेकिन गांव वाले डटे रहते हैं। फिर एक दिन जगत सिंह खुद व्हील चेयर में बैठकर गांव के चौपाल पर आता है। उसके शरीर में अब भी जख्म है, लेकिन आवाज में वही पुराना जोश है। कहता है, तुम हमें तोड़ सकते हो, लेकिन मिटा नहीं सकते। हमारी मिट्टी में इतनी ताकत है कि हर बार एक नया जाट पैदा होगा। इस भाषण के बाद आंदोलन और तेज हो जाता है। आखिरकार सरकार झुकती है। जमीन अधिग्रहण का फैसला वापस लिया जाता है।
कंपनी भाग जाती है, अफसर सस्पेंड होते हैं और जगत सिंह, जिसे लोग अब जाट मसीहा कहने लगते हैं, फिर से अपने खेतों में लौट आता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब वो युवाओं को सिखाता है तकनीक से खेती कैसे की जाए, मार्केटिंग कैसे हो, अपने हक की लड़ाई कैसे लड़ी जाए। वो कहता है केवल विरोध से नहीं, निर्माण से भी क्रांति होती है। उसकी कहानी अब किताबों में पढ़ाई जाती है, लेकिन असली सम्मान तब होता है जब उसका पोता कहता है, दादा मैं भी जाट बनना चाहता हूँ। जगत सिंह मुस्कुराता है, मिट्टी की एक मुट्ठी उठाकर अपने पोते को देता है और कहता है, जब तक ये मिट्टी तेरे हाथ में रहेगी तू भी अपराजय रहेगा। और तभी सूरज की आखिरी किरण उस बुजुर्ग चेहरे पर पड़ती है, जो आज भी उतना ही चमकता है जितना कभी उसका जोश हुआ करता था। क्योंकि वो सिर्फ एक इंसान नहीं था, वो एक विचार था, अडिग, अचल और अजेय। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस कहानी को और आगे बढ़ाऊं, उसके पोते की यात्रा दिखाऊं? साल गुजरते गए, पर जगत सिंह की सोच और उसके संघर्ष की गूंज केवल हरियाणा ही नहीं, पूरे देश में सुनाई देने लगी। उसका गांव अब एक मिसाल बन चुका था, जहां किसान सिर्फ हल नहीं चलाते थे, बल्कि तकनीक से लेकर कारोबार तक की समझ रखते थे। हर कोई जानता था कि इस गांव में बदलाव सिर्फ किसी सरकारी योजना से नहीं आया, बल्कि एक आदमी की जिद, जुनून और मिट्टी से प्यार की वजह से आया है। जगत सिंह के पोते आर्यन को बचपन से ही अपने दादा की आंखों में चमक दिखाई देती थी, लेकिन अब जब वो बड़ा हो चुका था, उसने उन कहानियों को जीना शुरू कर दिया था जिन्हें वो सिर्फ सुनता आया था। आर्यन ने नई पीढ़ी के साथ मिलकर एक डिजिटल किसान मंच तैयार किया, जो न केवल किसानों को मंडी से जोड़ता था, बल्कि उन्हें फसल से जुड़ी जानकारी, मौसम का पूर्वानुमान और सही बाजार दरें भी दिखाता था। गांव के बुजुर्ग पहले तो इन चीजों से हिचकिचाए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि किस तरह उनकी उपज अब दिल्ली और मुंबई तक के ग्राहक ऑनलाइन खरीद रहे हैं, तो उनके चेहरे पर गर्व और संतोष की रेखाएं उभर आईं। पर जैसे जैसे तरक्की होती गई, वैसी ही बड़ी कंपनियों की नजरें फिर से इस समृद्ध गांव पर टिकने लगीं। अब वे पहले जैसे नहीं थीं, उन्होंने अपने तरीके बदल लिए थे। अब वे सीधे जमीन पर कब्जा नहीं करती थीं, बल्कि स्मार्ट एग्रीकल्चर के नाम पर छोटे किसानों को अपने सिस्टम में शामिल करती थीं। फिर धीरे धीरे उन्हें आर्थिक रूप से अपने ऊपर निर्भर बना देती थीं। आर्यन ने जब ये बदलाव महसूस किए, तो उसने तुरंत मोर्चा संभाला। वो गांव-गांव जाकर लोगों को समझाने लगा कि किस तरह ये कंपनियां पहले मदद का हाथ बढ़ाती हैं और फिर उसी हाथ से तुम्हारे हिस्से की जमीन छीन लेती हैं। कुछ लोग इस बात को समझते, कुछ नहीं। आर्यन के लिए ये लड़ाई आसान नहीं थी, क्योंकि अब दुश्मन सिर्फ बाहर से नहीं था, अब कई लोग गांव के अंदर भी थे जो लालच में आकर अपने ही लोगों के खिलाफ हो चुके थे। इसी दौरान सरकार ने एक नया बिल पास किया, जिसमें कृषि भूमि को इंडस्ट्रियल जोन में बदलने की अनुमति मिलती थी। यह खबर सुनते ही गांव में उथल-पुथल मच गई। बहुत से लोगों को लगा कि यह विकास का रास्ता है, लेकिन आर्यन ने साफ देखा कि यह वही पुरानी चाल है जिसे बस नए नाम से परोसा जा रहा है। उसने एक महापंचायत बुलाई, जहां पूरे जिले के लोग इकट्ठा हुए। उसने वहां खड़े होकर कहा, विकास का मतलब यह नहीं कि हमारी पहचान मिटा दी जाए। हम टेक्नोलॉजी लाएंगे, हम बाजार में मुकाबला करेंगे, लेकिन अपनी जमीन, अपनी जड़ें, अपनी मिट्टी को नहीं छोड़ेंगे। अगर तुम्हें लगता है कि किसान सिर्फ वोट बैंक हैं, तो याद रखो, जब किसान उठते हैं तो तख्त पलट देते हैं। उस भाषण का असर इतना गहरा हुआ कि हजारों की भीड़ अगले ही दिन जिला मुख्यालय पहुंच गई। सोशल मीडिया पर जमीन से जिंदगी ट्रेंड करने लगा। आर्यन की आवाज अब शहरों तक गूंजने लगी थी। विश्वविद्यालयों में उसके विचार पढ़ाए जाने लगे। विदेशी मीडिया उसके गांव की कहानी कवर करने लगी। एक दिन एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी ने आर्यन को प्रस्ताव भेजा। वे चाहते थे कि आर्यन उनकी कंपनी का एग्रीकल्चर ब्रांड एम्बेसडर बने। बदले में वे करोड़ों रुपए और ग्लोबल पहचान देने को तैयार थे। गांव वाले भी चकित थे कि क्या आर्यन मना कर पाएगा, पर उसने जो किया वो इतिहास बन गया। आर्यन ने कैमरे के सामने वो चिट्ठी जलाई और कहा, जो पहचान मेरे दादा ने लहू से बनाई, उसे मैं किसी चांदी के सिक्के से नहीं बेचूंगा। उस पल जैसे पूरा देश ठहर गया। उस एक फैसले ने साफ कर दिया कि जाट की रगों में सिर्फ खून नहीं, इज्जत भी दौड़ती है। आर्यन अब केवल अपने गांव का नहीं, पूरे देश के युवाओं का रोल मॉडल बन चुका था। वह कहता था, देश बदलने के लिए तुम्हें संसद में नहीं जाना, खेत से ही क्रांति शुरू होती है। उसकी यह सोच अब नई पीढ़ी में उम्मीद की तरह फैल चुकी थी। उसके आंदोलन ने एक नई दिशा पकड़ी।
अब लड़ाई केवल जमीन की नहीं, किसानों की शिक्षा, स्वास्थ्य और डिजिटल सशक्तिकरण की हो चुकी थी। उसने हर गांव में एक ज्ञान केंद्र शुरू किया, जहां किसान और उनके बच्चे मिलकर पढ़ाई करते, तकनीक सीखते और आत्मनिर्भर बनते। वक्त बीतता गया और एक दिन आर्यन भी अपने दादा की तरह वृद्ध हो गया, पर उसके भीतर का जुनून अब भी जिंदा था। वो जब कभी खेतों में अकेला घूमता तो खुद से बुदबुदाता, जग्गा दादा सही कहते थे, मिट्टी कभी धोखा नहीं देती, बस हमें उसे समझना होता है। एक शाम जब आर्यन अपने खेत के बीच बैठा था, एक नन्हा बच्चा उसके पास आया। उसकी आंखों में वही जिद, वही चमक थी। उसने पूछा, दादा क्या मैं भी जाट बन सकता हूँ? आर्यन ने हल्की मुस्कुराहट के साथ उसकी हथेली में थोड़ी सी मिट्टी रखी और कहा, जब तक ये तेरे हाथ में रहेगी तू भी झुकेगा नहीं। उस बच्चे की आंखों में अब एक सपना था, और यही सपना था उस कहानी का जो कभी जगत सिंह से शुरू हुई थी और शायद कभी खत्म नहीं होगी। अगर आप चाहें तो हम इस बच्चे की कहानी से एक नई पीढ़ी का अध्याय शुरू कर सकते हैं। उस बच्चे का नाम था वीर। उम्र बस 8 साल की, मगर आंखों में गहराई ऐसी कि कोई भी उसकी मासूमियत के पीछे छुपी गंभीरता को महसूस कर सकता था। उसने मिट्टी की वो छोटी सी मुट्ठी इतनी कसकर पकड़ी थी जैसे उसमें उसका भविष्य बंधा हो। वीर हर रोज आर्यन के साथ खेतों में जाता, गायों को चारा डालता, ट्रैक्टर की आवाज में अपनी खिलखिलाहट घोल देता और दादा से हर रोज नए सवाल पूछता। पानी की बूंद जमीन में कैसे जाती है? फसलें क्यों मुस्कुराती हैं बारिश में? हमारे गांव के लोग इतनी मेहनत क्यों करते हैं? आर्यन हर सवाल का जवाब सिर्फ शब्दों से नहीं, अनुभव से देता। वह वीर को बताता कि किस तरह मिट्टी सिर्फ रोटी नहीं, पहचान भी देती है। वो उसे अपने दादा जगत सिंह की कहानियां फिर से सुनाता, लेकिन इस बार वो कहानियां वीर की नसों में उतरती जा रही थीं। वीर अब सिर्फ खेतों में खेलने वाला बच्चा नहीं रहा था, वो एक विचार बन रहा था जो धीरे धीरे पनप रहा था, एक नई क्रांति की उम्मीद। समय बीतता गया, गांव में अब स्कूल भी था, डिजिटल क्लासरूम भी, लेकिन वीर की असली शिक्षा अब भी खेतों में ही होती थी। उसने विज्ञान सीखा, तकनीक सीखी, पर सबसे बड़ी चीज जो उसने सीखी वो थी अपनी जमीन के साथ रिश्ता निभाना। स्कूल में जब बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर या पायलट बनने के सपने देखते, वीर कहता, मैं किसान बनूंगा, लेकिन ऐसा किसान जो खुद भी सीखे और दूसरों को भी सिखाए। वीर की उम्र जैसे जैसे बढ़ी, उसकी सोच भी परिपक्व होती गई। उसने कृषि विज्ञान में दाखिला लिया, लेकिन साथ ही गांव के बच्चों को पढ़ाने के लिए एक छोटी सी लाइब्रेरी शुरू की। वह कहता, हम किताबें पढ़ेंगे, लेकिन जड़ें जमीन में ही रखेंगे। आर्यन उसे देखता और उसकी आंखें भर आती। उसे लगता जैसे उसने अपनी सोच किसी को सौंप दी हो, जो अब उसे और आगे ले जाएगा। एक दिन सरकार ने एक नई योजना निकाली। सूरज की तपती गर्मी में दूर दूर तक फैले हरियाणा के खेतों के बीच एक घोड़ा सरपट दौड़ता चला आ रहा था। गर्दन ताने, माथे पर पगड़ी बांधे, कुर्ता पायजामा पहने एक रौबदार आदमी उस घोड़े पर सवार था। उसकी आंखों में आंधी जैसी तीव्रता थी और चाल में ऐसी धमक कि धरती भी कांप उठे। यही था जगत सिंह, जिसे गांव वाले प्यार से जाट कहते थे, लेकिन दुश्मन उसे नाम से नहीं, डर से पहचानते थे। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो खुद मिट गया, लेकिन अपनी मिट्टी की इज्जत को मिटने नहीं दिया। बचपन से ही जगत सिंह में एक अलग ही आग थी। बाकी बच्चों की तरह वो सिर्फ खेलता नहीं था, वो हर बात पर सवाल उठाता था। क्यों साहूकार हमारी फसलें छीनते हैं? क्यों हर बार हम ही झुकते हैं? उसकी माँ हमेशा कहती थी, तू बड़ा होकर कुछ बड़ा करेगा बेटा, लेकिन ध्यान रखना, सच्चाई के रास्ते पर कांटे बहुत होते हैं। और जगत ने ये बात दिल पर ले ली थी। जवान होते होते वह सिर्फ एक अच्छा पहलवान ही नहीं बना, बल्कि अपने गांव का नेता बन गया। वो नेता जो कुर्सियों पर नहीं, कंधों पर बैठाया गया। गांव में जब भी अन्याय होता, लोग कहते, जाट को बुलाओ, और जाट आता, इंसाफ लेकर आता। चाहे वो किसी लड़की को छेड़ने वाला गुंडा हो या किसानों की जमीन हड़पने वाला जमींदार, जगत सिंह ने कभी डरना नहीं सीखा। लेकिन असली कहानी तब शुरू होती है जब शहर से कुछ लोग गांव में आते हैं, सूट बूट में, बड़ी बड़ी गाड़ियों में। वो गांव की जमीन खरीदना चाहते हैं, कहते हैं कि यहाँ फैक्ट्री बनेगी, तरक्की आएगी, रोजगार आएंगे। कुछ गांव वाले बहक भी जाते हैं, लेकिन जगत को उनकी आंखों में सिर्फ लालच नहीं दिखता, चालाकी भी दिखती है। उसे समझ में आ जाता है कि ये सब सिर्फ दिखावा है, असली मंशा तो गांव की जड़ों को उखाड़ने की है। वो इन लोगों का विरोध करता है, लेकिन उसके सामने सिर्फ जमीन नहीं, अब राजनीति भी खड़ी हो जाती है। विधायक, अफसर और यहाँ तक कि कुछ गांव के लोग भी उसे गद्दार कहने लगते हैं। उसकी छवि को बदनाम करने की कोशिश की जाती है।
उसे झूठे केस में फंसाया जाता है, लेकिन वो फिर भी पीछे नहीं हटता। कहता है, जिस दिन ये मिट्टी बिक जाएगी उस दिन ये मर्द भी मर जाएगा। एक रात जब जगत सिंह अकेले खेतों में निगरानी कर रहा होता है, तब कुछ गुंडे उस पर हमला कर देते हैं। उसे बुरी तरह घायल किया जाता है, लेकिन वो मरता नहीं। अगले दिन पूरा गांव जब उसकी हालत देखता है तो गुस्से से फट पड़ता है। बुजुर्ग हों या बच्चे, सब सड़कों पर उतर आते हैं। गांव में एक नई आग जल चुकी होती है। ये सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं रही, अब ये अस्मिता की लड़ाई बन चुकी थी। जगत सिंह अस्पताल के बिस्तर से भी अपना आंदोलन चलाता है। मीडिया अब उसकी बहादुरी की कहानियां दिखाने लगती है। देश भर से समर्थन आता है। किसान संगठनों से लेकर स्टूडेंट्स यूनियन तक सब उसके साथ खड़े हो जाते हैं। उसका गांव अब आंदोलन का केंद्र बन चुका होता है। सरकार डरती है, अधिकारी थरथराने लगते हैं, मगर राजनीति इतनी आसानी से झुकने वाली नहीं होती। सरकार गांव में कर्फ्यू लगवा देती है, इंटरनेट बंद हो जाता है, आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज होता है, आंसू गैस छोड़ी जाती है, लेकिन गांव वाले डटे रहते हैं। फिर एक दिन जगत सिंह खुद व्हील चेयर में बैठकर गांव के चौपाल पर आता है। उसके शरीर में अब भी जख्म है, लेकिन आवाज में वही पुराना जोश है। कहता है, तुम हमें तोड़ सकते हो लेकिन मिटा नहीं सकते। हमारी मिट्टी में इतनी ताकत है कि हर बार एक नया जाट पैदा होगा। इस भाषण के बाद आंदोलन और तेज हो जाता है। आखिरकार सरकार झुकती है। जमीन अधिग्रहण का फैसला वापस लिया जाता है। कंपनी भाग जाती है, अफसर सस्पेंड होते हैं और जगत सिंह, जिसे लोग अब जाट मसीहा कहने लगते हैं, फिर से अपने खेतों में लौट आता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब वो युवाओं को सिखाता है तकनीक से खेती कैसे की जाए, मार्केटिंग कैसे हो, अपने हक की लड़ाई कैसे लड़ी जाए। वो कहता है, केवल विरोध से नहीं, निर्माण से भी क्रांति होती है। उसकी कहानी अब किताबों में पढ़ाई जाती है, लेकिन असली सम्मान तब होता है जब उसका पोता कहता है, दादा मैं भी जाट बनना चाहता हूँ। जगत सिंह मुस्कुराता है, मिट्टी की एक मुट्ठी उठाकर अपने पोते को देता है और कहता है, जब तक ये मिट्टी तेरे हाथ में रहेगी तू भी अपराजय रहेगा। और तभी सूरज की आखिरी किरण उस बुजुर्ग चेहरे पर पड़ती है, जो आज भी उतना ही चमकता है जितना कभी उसका जोश हुआ करता था। क्योंकि वो सिर्फ एक इंसान नहीं था, वो एक विचार था, अडिग, अचल और अजेय। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस कहानी को और आगे बढ़ाऊं, उसके पोते की यात्रा दिखाऊं? साल गुजरते गए, पर जगत सिंह की सोच और उसके संघर्ष की गूंज केवल हरियाणा ही नहीं, पूरे देश में सुनाई देने लगी। उसका गांव अब एक मिसाल बन चुका था, जहां किसान सिर्फ हल नहीं चलाते थे, बल्कि तकनीक से लेकर कारोबार तक की समझ रखते थे। हर कोई जानता था कि इस गांव में बदलाव सिर्फ किसी सरकारी योजना से नहीं आया, बल्कि एक आदमी की जिद, जुनून और मिट्टी से प्यार की वजह से आया है। जगत सिंह के पोते आर्यन को बचपन से ही अपने दादा की आंखों में चमक दिखाई देती थी, लेकिन अब जब वो बड़ा हो चुका था, उसने उन कहानियों को जीना शुरू कर दिया था जिन्हें वो सिर्फ सुनता आया था। आर्यन ने नई पीढ़ी के साथ मिलकर एक डिजिटल किसान मंच तैयार किया, जो न केवल किसानों को मंडी से जोड़ता था, बल्कि उन्हें फसल से जुड़ी जानकारी, मौसम का पूर्वानुमान और सही बाजार दरें भी दिखाता था। गांव के बुजुर्ग पहले तो इन चीजों से हिचकिचाए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि किस तरह उनकी उपज अब दिल्ली और मुंबई तक के ग्राहक ऑनलाइन खरीद रहे हैं, तो उनके चेहरे पर गर्व और संतोष की रेखाएं उभर आईं। पर जैसे जैसे तरक्की होती गई, वैसी ही बड़ी कंपनियों की नजरें फिर से इस समृद्ध गांव पर टिकने लगीं। अब वे पहले जैसे नहीं थीं, उन्होंने अपने तरीके बदल लिए थी, बल्कि स्मार्ट एग्रीकल्चर के नाम पर छोटे किसानों को अपने सिस्टम में शामिल करती थीं, ऊपर निर्भर बना देती थीं। आर्यन ने जब ये बदलाव